जी, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। ये बीएस फिजिक्स की उसी लैब मैकेनिक्स हीट एंड वाइब्रेशंस लैब का सेकंड एक्सपेरिमेंट है। हेलिकल स्प्रिंग क्या है? इट इज ए वायर wrapped in the form of a coil that resembles a screw thread, for example a common spring। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो ये जस्ट एक मेटल की वायर ली हुई है, उसे किसी सॉलिड रॉड के ऊपर रखकर अगर इस तरह लपेटना शुरू कर दें तो इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बढ़ते जाएंगे और एक खास नंबर ऑफ टर्न्स के बाद हम इसे रोक देते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हमने कितने टर्न्स देने हैं। और उसके बाद मेटल वायर के जो आखिरी सिरे आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ दोनों एंड्स पे, इनको भी हम अपनी मर्जी से बेटे मोल्ड करते हैं या मोड़ देते हैं। हर तमाम स्प्रिंग में ऐसा नहीं मिलेगा। इसकी एक खास वजह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इट इज डिजाइंड टू कैरी, टू पुल और टू पुश लोड्स। हमें मैकेनिकली काम करते वक्त जहां जिस किस्म की जरूरत पड़ेगी हम उसी तरह इसकी शेप डिजाइन कर लेंगे। तो एक कॉइल स्प्रिंग यानी हेलिकल स्प्रिंग असल में एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज इट। और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है जहां हम चाहते हैं उन्हें इसे रिलीज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ दैट apparatus और मैकेनिकल डिवाइस। अगर कोई स्प्रिंग है कहीं पे लगा हुआ तो सम टाइम किसी जगह पे हमें यूं शॉक्स लगते हैं, जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं, जैसे बाइक पे बैठे हुए हैं या किसी और जगह पे, तो वहां पे इन धचकों को हमने लेस हार्मफुल बनाने के लिए, कम से कम नुकसानदेह बनाने के लिए वहां स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया था। इन स्प्रिंग्स का जो ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जितना भी धचका लगेगा उससे एक मूवमेंट पैदा होगी और हम अपने वजन के हिसाब से फिर जब वापस नीचे आते हैं तो इसको दबाते हैं। लेकिन ये एक्शन के मुकाबिल में उस तरह का रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एक्चुअली ये शॉक वो एब्जॉर्ब करता जाता है और हम आरामदेह और कंफर्टेबली वो सफर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात दो सतहों के दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान एक ख़ास किस्म का फासला रखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि अगर अपर सरफेस पे कोई लोड पड़ रहा है या वजन पड़ रहा है तो वो लोअर सरफेस के साथ टच ना हो जाए, तो हम वहां भी स्प्रिंग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उन दोनों कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस के दरमियान ये जो स्प्रिंग्स होते हैं ये वो एडिशनल लोड बर्दाश्त करें, कंप्रेस हों और उसके बाद नॉर्मल स्टाइल से रिलैक्स हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि हर स्प्रिंग इतना मजबूत नहीं होता। हमारे पास अगर ये जस्ट एक कॉमन पेंसिल ही है ये वाली, आमतौर पे हम इसको भी तो बेटे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर भी कहीं छोटा सा, अगर आपको पता हो या आपने कभी देखा हो, तो इसके अंदर भी एक स्प्रिंग ही लगा होता है। और बड़ी बड़ी इंजन और बड़े बड़े मशीनरीज में भी स्प्रिंग लगा होता है। डिपेंड करता है कि वो स्प्रिंग कितना मजबूत होना चाहिए, वो कितना एक्सटर्नल दबाव को, तनाव को या इन चीजों को कितना बर्दाश्त करता है, ये एक्चुअल चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो हम लफ्जों में बोल रहे हैं, फिजिक्स में हम एक एक पैरामीटर बनाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो एक्चुअली ये सारी चीजें उससे कैलकुलेट हो जाती हैं। अभी हम थोड़ी देर तक आपको सिखाते हैं कि वो किस तरह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल ये हेलिकल स्प्रिंग जो है, इसकी ये वाली लाइन गौर से पढ़िएगा। अंडर टेंशन और कंप्रेशन द मटेरियल ऑफ द कॉइल स्प्रिंग अंडरगोज टॉर्शन। अच्छा, इस लाइन में एक एक लफ्ज टेक्निकल है बच्चों, इसको आपने उसी तरह से पढ़ लेना है, उसी तरह से समझ लेना है। अंडर टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन क्या चीज है? टेंशन को उर्दू जबान में हम कहते हैं तनाव।
यानी इसका मतलब है किसी चीज को इस तरह से खींचा जाए। और कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, यानी अगर किसी चीज को दोनों अतराफ से इस तरह से दबा दिया जाए। अब किसी भी जगह पे, किसी सरफेस पे, या तो उस पे तनाव लग रहा हो या उस पे बेटे दबाव लग रहा हो, उस सरफेस में कोई ना कोई टॉर्शन या कोई ट्विस्ट वगैरह पैदा होते हैं उसकी सरफेसिस के दौरान। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो फोर्सेस लगी कैसे हैं। अगर तो फोर्स किसी चीज के सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रही है तो आप कहते हैं हमने इसको खींच दिया है, तनाव दिया है। इसको आम जुबान में टेंशन भी बोलते हैं फिजिक्स में। और अगर हम उसकी तरफ डायरेक्शन लगा के फोर्स लगा रहे हो एरिया के परपेंडिकुलर, लेकिन फोर्स अंदर की तरफ लग रही हो, तो एक्चुअली ये कंप्रेशन होता है, ये दबाव है। अच्छा, बहरहाल किसी मटेरियल में ऐसा भी होता है कि हम उसको पकड़ के इस तरह एंगुलर मोशन में लेकर आते हैं कि उसको यूं दबाते हुए मोड़ देते हैं। तो इस तरह से मुड़ने को हम कहेंगे ये टॉर्शन क्रिएट हुआ। मैकेनिक्स की लैंग्वेज में इसको हम टॉर्शन बोलेंगे। यानी इस लम्हे एक्चुअली फोर्स नहीं लग रही होती, बल्कि यूं समझ लो बेटे टॉर्क लग रहा होता है। टॉर्क का मतलब होता है गर्दिश, रोटेट करना यूं। अब वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये बात की बात है, लेकिन अंडर अप्लाइड टॉर्क किसी बॉडी में ट्विस्ट पैदा हो तो इसे हम टॉर्शन कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे हेलिकल स्प्रिंग में एक्चुअली यही काम होने जा रहा है। हम इसको जरा ट्विस्ट करेंगे टॉर्क लगा के। तो टॉर्क लगाने के लिए आपको पता है फोर्स भी चाहिए और एक मोमेंट आर्म भी चाहिए, आरएफ, वो ऐसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको दिखा देते हैं। जी, इसके यूजेस क्या है बेटे? इट्स वेरी कॉमनली यूज नाउ इन ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस इक्विपमेंट मार्केट्स। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप देखें तो इसमें मैंने ये गन रिकॉइलिंग मैकेनिज्म, क्लोजिंग वॉल्व्स इन इंजन, घड़ियां, हमारी वॉचेस, कैमरे, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑटोमेटिक वेपन्स, टॉयज एटसेट्रा। आप चाहें तो इससे ज्यादा एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि स्प्रिंग यहाँ यहाँ इस्तेमाल होता है और इसके इस तरह से कुछ काम लिए जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस हेलिकल स्प्रिंग की जो थ्योरी है, यानी उसका जो मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं पीछे कौन से अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उस तरह से इसको बेटे समझते हैं। हम में से तकरीबन सब ने ही स्ट्रेस को पढ़ा और समझा हुआ है। स्ट्रेस को टॉ से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर लिखी जाती है मैथमेटिकली। यहाँ एक बहुत ही बारीक एहतियात आपने रखनी है कि ये जो फोर्स होती है बेटे, ये फोर्स, ये मैंने लिखा है नॉट टेंसाइल और कंप्रेसिव। जहन में रखिएगा कि इस लम्हे जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स नहीं है हमारे केस में, जिस स्ट्रेस को हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। एक्चुअल वर्ड है शेयर। थैंक यू बेटे, मेरे पास दो, ठीक है, लेक्चर। तो स्ट्रेस आमतौर पे बेटे दबाव के मीनिंग्स में ही लोग समझते हैं, जिसको फोर्स पर यूनिट एरिया से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात समझा दूं कि स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में फर्क होता है। ये जो वर्ड हम SHEAR शेयर लगाते हैं साथ, इसको समझ ले, हमारे केस में हेलिकल स्प्रिंग में यही आएगा। अगर किसी सरफेस एरिया की तरफ उसको यूं घसीटते हुए फोर्स लग रही हो जिस तरफ को उसका एरिया हो, यानी दो सतहें बिल्कुल ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खा के जैसे चलती है ना, अगर तो फोर्स उसके अलोंग हो तो उसे हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। नीचे मैंने पिंक कलर में लिखा होगा कि ये जो फोर्स फॉर्मूला नंबर 1 में दी हुई है, ये फोर्स बेटे उस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, ये एक्चुअली उसकी तरफ ही है, जिस तरफ को एरिया है उसी तरफ को फोर्स है। तो यूं घिसटते हुए उस
मटेरियल के अंदर जो प्लेन्स एक दूसरे से खींचातानी कर रहे होते हैं, यूं खींच रहे होते हैं, वहां पे जाके इसका इफेक्ट होता है। तो शेयर स्ट्रेस वहां है टॉप। अच्छा, स्ट्रेस को अगर आप गौर से पढ़ें तो इसमें बड़े फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आ रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप बीएस फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा अपर लेवल पे जाएंगे तो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। टेंसर एनालिसिस का कोर्स होता है, मे बी आपने पढ़ रखा हो। तो ये फोर्स वेक्टर है, नीचे वाला एरिया ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये एरिया वेक्टर है कि स्केलर है। बहरहाल आप इतना जरूर जानते हैं एलिमेंट्री फिजिक्स से ही कि वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एरिया यहाँ पे डिवाइड जो हो रहा है वो वेक्टर ना समझा जाए। बहरहाल ये जो टॉ है, ये जो स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस, ये बेटे ना तो आप इसको स्केलर समझो ना वेक्टर समझो, इट इज एक्चुअली ए रैंक 2 टेंसर। ये टेंसर है। मुझे इस लम्हे टेंसर की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि मेरा असल आर्टिकल जो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट हिंट के तौर पे ये छोटी छोटी चीजें दे देता हूँ। जिस बच्चे में इंटरेस्ट हो वो साइड पे इस पे वर्क कर सकता है और अपनी असाइनमेंट्स मुझे दे सकता है, मैं वो चेक भी कर लूंगा, उसको समझा भी दूंगा। तो अगर हम किसी प्लेन को यूं ऐसे शेयर स्ट्रेस के अंडर उसको यूं करके एक अप्लाइड टॉर्क दें, तो एक्चुअली उसके प्लेन्स में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा होना शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सा है डेल्टा थीटा, चेंज इन थीटा पर यूनिट ओरिजिनल पोजीशन उसकी थीटा, ये जो एंगुलर सी चेंज आ रही है इसको हम बोलते हैं उसकी शेप में तब्दीली, और ये स्ट्रेन से कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि यहाँ भी वो अलोंग द प्लेन ही हो रही है, लिहाजा यहाँ भी वर्ड बेटे लगाएंगे हम शेयर, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, लिहाजा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, यानी टॉ डिवाइडेड बाय 5। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर आप वैल्यूज पुट करें तो इक्वेशन 3 की शेप आप देख सकते हैं बेटे, एफ थीटा डिवाइडेड बाय ए और साथ डेल्टा थीटा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस पे फोकस करो, स्ट्रेस पे और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे, तो बेटे फौरन क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेन तो एंगल डिवाइडेड बाय एंगल है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। फाई के तो कोई यूनिट्स नहीं होंगे, कोई डायमेंशन नहीं है। जबकि टॉ के कुछ यूनिट्स थे, तो ईटा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के वही यूनिट्स होंगे जो टॉ के होंगे, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में हम यहाँ आपको बता सकते हैं कि ईटा इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। यही स्ट्रेस के यूनिट हैं और यही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूनिट्स हैं। नॉर्मली हम इसे पास्कल में भी कैलकुलेट करते हैं, और पाउंड स्क्वायर इंच PSI, ये इसके इन शॉर्ट ये आप याद कर लीजिए। और इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी बेटे? इसकी डायमेंशंस बनेगी ML-1T-2। चले अब देखते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं हेलिकल स्प्रिंग के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, वही हेलिकल स्प्रिंग। इसको अगर गौर से बेटे देखें तो इसकी शेप इस तरह स्पाइरल सी है, यूं घूमती हुई आ रही है नीचे को। इसका मतलब एक मेटल की वायर होगी जिसको हमने यूं राउंड शेप में घुमा के साथ साथ जोड़ते हुए स्प्रिंग डिजाइन किया हुआ है। इसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए मैंने आपकी हेल्प की थी, यहाँ एक फिगर आएगी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप जानते हैं, अभी हमने देखा फॉर्मूले में, ये बेटे टॉ ओवर 5 है, और अगर आप टॉ की कीमत F/A यहाँ पुट करें तो ये शेप इक्वेशन की इस तरह से बन जाती है। अब देखिए जरा, स्प्रिंग की अगर इस पूरी शेप को मैं इस तरह एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री में ढाल दूं, तो आप समझेंगे कि ये जो सर्कुलर एरिया था उसका कोई रेडियस होगा, हमने उसको कैपिटल R से लिखा हुआ है इस फिगर में। इसकी टोटल लेंथ को स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और
इस पूरे सिलेंडर के किसी एक जगह कोई एक नुक्ता फर्ज कर लीजिए, नुक्ता ए, तो ए से फौरन डायमीट्रिकली ऑपोजिट उसके दूसरी साइड पे प्लेन में ये बी एक पॉइंट आता है, तो ए भी एक लाइन ठहरी हमारे पास यूं सिलेंडर में। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि मैंने इस स्प्रिंग को रोटेट करना था, तो बेटे स्प्रिंग तो अपनी जगह कायम था, लेकिन जब इसको हम रोटेट करते हैं तो एक्चुअली इसकी पोजीशन में थोड़ी सी तब्दीली आती है, वही तब्दीली जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रेन के फॉर्मूले में देखी, तो एंगुलर चेंज आती है। अगर आप इस फिगर को गौर से देखो तो ये आर रेडियस, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर इसी रेडियस में आप इसको इस पोजीशन से होते हुए यूं रोटेट करके दूसरी पोजीशन पे ले आए, ठीक है, बात को समझ, अगर यहाँ है तो इसको घुमाते घुमाते ऐसे यूं समझे, तो अंडर अप्लाइड टॉर्क ये जो रोटेशन पैदा हुई उसने ये प्लेन में एक एंगल प्रोड्यूस किया थीटा, ये ओ बी बी प्राइम जो आपको सेक्टर नजर आ रहा है। अच्छा, अगर वर्टिकली देखा जाए तो बी ए बी प्राइम में एक थोड़ी सी चेंज आई है शेप में, उसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं बेटे कि शेयरिंग एंगल जो है हमारे पास बी ए बी प्राइम, ये रहा, ये है फाई, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और नीचे प्लेन में बी ओ बी प्राइम एंगल ये थीटा है। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूं इस बी बी प्राइम में, तो बी बी प्राइम ये जो आर्क लेंथ सी बन रही है, आर्क लेंथ की कैलकुलेशन वेरी सिंपल, आप सब जानते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये बी बी प्राइम, या तो बेटे वर्टिकली देखा जाए एल लेंथ को रेडियस मान लिया जाए, और वो जो एंगल थोड़ा सा तब्दील हुआ उसको फाई, तो रेडियस आर एल के बराबर है, एंगल जो सबटेंड हुआ है वो फाई, तो एल फाई बी बी प्राइम आर्क लेंथ बनती है वर्टिकल पोजीशन में। लेकिन आप बॉटम पे जो प्लेन है, बिल्कुल फर्श जो बनता है इसका, वहां पे अगर एक रेडियस आर कैपिटल आर के बराबर हो या जनरली एक्स के बराबर हो, तो अंदर एंगल थीटा होगा, तो बी बी प्राइम बना एक्स थीटा। आप इन दोनों इक्वेशंस में से बेटे फाई निकाल सकते हैं, फाई निकला, यानी एल फाई इज इक्वल टू एक्स थीटा, तो फाई निकला एक्स थीटा ओवर एल। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में एफ निकालते हैं, वो फोर्स जो एक्चुअली हम अप्लाई कर रहे थे। तो एफ, इसको जस्ट रीअरेंज करो जो अलजेब्रिकली, तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू ए ईटा फाई, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें आप गौर करें, हमें क्या चाहिए, हमें वो एरिया चाहिए, हमें ये फाई चाहिए। अगर हम वो इसमें पुट कर लें और ईटा कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फाई तो ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया, ये वाला एक्स थीटा ओवर एल। हमें क्या चाहिए, जस्ट एरिया चाहिए था इस सर्कुलर यानी स्प्रिंग का सर्कुलर एरिया। तो वो देख लेते हैं किस तरह टोटल इसने की लिया हुआ है स्प्रिंग ने सरफेस एरिया, जी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम इस पूरे स्प्रिंग की एक हेलिक्स यानी एक चक्कर जो है वो लेते हैं। ये एक हेलिक्स आ गया मेरे पास, इसमें आउटर रेडियस है बेटे आर प्राइम, डायमीटर ऑफ वायर है डी वायर, और रेडियस उसका हाफ आर, ये कैलकुलेट किया हुआ है। इफेक्टिव रेडियस क्या बना, यानी पूरे कॉइल का जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, मैकेनिक्स के ये रूल्स हैं जो जिन बच्चों ने कैलकुलेशंस की हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर, एक कॉइल देखी जाए तो वो 2 पाई आर के बराबर होगी, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल लेंथ l में, तो 2 पाई आर इंटू n, ये टोटल वायर की लेंथ होगी। तो एरिया को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई x dx। x अगर आपके पास वो अननोन सा फासला या रेडियस है, तो उसके साथ साथ ये जो डिफरेंशियल पोर्शन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मेटल का, मेटल की वायर का, ये dx लेंथ जो है ये, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपको एरिया देगा एक कॉइल के लिए। लेकिन अभी हमने देखा था एफ ए ईटा फाई है, तो फोर्स किसके बराबर बेटे आएगी, आप सिंपली ए का आंसर एरिया का उठाएं और इसमें दर्ज कर दें, ये आपको फोर्स मिल जाएगी।
अब हम जानते हैं फोर्स ये इसके बराबर थी, इसको रीअरेंज करो, एरिया की वैल्यू पुट करो, तो फाई की वैल्यू एंटर करो, ये शेप बन गई। ये फोर्स जो लग रही थी ये एक्चुअली इसको ट्विस्ट कर रही थी कॉइल को, तो वो जो ट्विस्टिंग कपल है इस फोर्स का वो C से रिप्रेजेंट किया हुआ है और R F के बराबर है। ठीक है, आप इसको इन जनरल X पोजीशन वेक्टर जैसे होता है, X फासला, उससे रिप्रेजेंट कर लें। तो फोर्स की वैल्यू ऊपर से इसमें अगर आप दर्ज करेंगे यहाँ, तो ये कपल इस तरह बन गया। इस कपल को बेटे आप 0 से R तक इंटीग्रेट करो तो फाइनल आंसर ये ठहरा आपके पास। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ एक ट्विस्ट तक ये कपल चाहिए, पूरी एक ट्विस्ट, ये बहुत बड़ी है, तो θ1 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो θ1 के लिए C की वैल्यू निकली ये वाली। अब टाइम पीरियड का हमें सबको पता है कि फॉर्मूला होता है I/C √2 पाई का साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। I क्या है बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और C अभी हमने जो कैलकुलेट किया, ये वैल्यूज इसमें इंसर्ट करो, टाइम पीरियड को रीअरेंज करो अलजेब्रिकली जस्ट, तो t² इसके बराबर है। यहां से हमारे पास ये ईटा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू बेटे ये निकल आएगी। इसमें अगर आप गौर करें तो फॉर्मूले में ये जो पर्पल शेड में था वहां मैंने m को पैरेंथेसिस में साइड पे किया हुआ है, कैपिटल M को, और अगली ही लाइन में मैंने उसको m प्लस स्मॉल m/3 लिख दिया हुआ है। फिलहाल मैं अभी इसमें इंट्रोडक्टरी कोर्स ये चल रहा था प्रैक्टिकल, तो फिलहाल इस लेक्चर में मैं छोड़ रहा हूँ। ये m प्लस m/3 थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इस पे फोकस कीजिए। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जर्वेशंस लेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसी तरह बेटे एक सीक्यू गेज हमें चाहिए होगा, वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमारे पास अगर वो सीक्यू गेज था, उसमें एरर आ रहा था, हमने उसकी जीरो करेक्शन कर ली। ये हमारा स्पाइरल स्प्रिंग है, तो इसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस मैंने ली थी वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसको मैंने एक बैलेंस के ऊपर रख के मैस मेजर किया, तो ये 1000 ग्राम यानी 1 किलो का निकला स्प्रिंग। इसकी जो वायर थी, बारीक सी वायर जिससे ये बना हुआ है, उसका डायामीटर ले लिया, उससे वायर का रेडियस ले लिया, और फिर पूरे स्पाइरल स्प्रिंग का डायामीटर, फिर उसका रेडियस स्पाइरल स्प्रिंग का निकाला, और हत्ता के वो इफेक्टिव रेडियस निकाल लिया। नंबर ऑफ टर्न्स इसकी बेटे जो हमारे पास लैब में पड़ा हुआ है उसकी 73 थी, हमने गिनी हुई है। तो यहाँ फॉर्मूले में हम 73 पुट करेंगे, आपको जो भी दिया जाएगा आप उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पुट कर देंगे वहां। जी, अब क्या करेंगे, हम इस हेलिकल स्प्रिंग से एक मैस लटका के बेटे सस्पेंड करके इसकी ऑसिलेशंस लेंगे। तो वो ऑसिलेशंस मैंने कैलकुलेट की, इस तरह से आपको शो कर देता हूं। ये 3 बार किया। सबसे पहले हमने 500 ग्राम यानी आधा किलो वजन उसके अंदर रखा पैन में, उसको सस्पेंड किया और फिर उसको ऑसिलेट किया। एक्चुअली उस ऑसिलेशन से मुझे T1 टाइम पीरियड मिला 20 वाइब्रेशंस के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम कंपाउंड पेंडुलम में किया था। फिर T2, फिर T3। ये हमने मोर एक्यूरेसी के लिए बेटे इस बार तीसरी रीडिंग भी ले ली है, आप 2 से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस पूरे कॉलम में अगर आप देखें तो टाइम निकालेंगे 20 वाइब्रेशंस का, उसको 20 पे तकसीम करो तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। अगर आप यहां भी गौर करो तो आधा किलो और 1 किलो वेट लटकाने से इसकी वाइब्रेशन जो थी स्प्रिंग की वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा वेट ऐड किया तो फिर वो 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है वाइब्रेशन में। ठीक है, तो लास्ट ये जो कॉलम मैंने बनाया m प्लस m/3/t², ये चूंकि मुझे वो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड था ईटा में, तो हमने इस इधर इसकी वैल्यू निकाल के रख ली है, ये आपके सामने है। इस वैल्यू की बेटे मीन कीमत निकाल लें आप, तीनों वैल्यूज का सम करके 3 पे तकसीम कर लें, तो ये मेरे पास नीचे मीन वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर हम इसी को इंसर्ट कर देंगे। जी बेटे, यहां मेरे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला, ये नोन है मुझे। आप इसके अंदर इसकी कीमतें जो ऑब्जर्व कर रखी हैं वो पुट करें, कैपिटल रेडियस r, n नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल r। ये पुट करने के फौरन बाद आपको आंसर मिलेगा
ईटा का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में हमने वो एमकेएस सिस्टम की तरह सेंटीमीटरों को मीटर में नहीं बदलना, आपने इसी तरह लगा लेना है। उसमें फोर्स न्यूटन में होती है, यहाँ डाइन्स में होती है। बहरहाल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ख्याल कीजिएगा। अगर एमकेएस सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे तो आपको मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज करने पड़ेंगे। यहाँ मैंने सेंटीमीटर वाला सीजे सिस्टम लगा के कैलकुलेट किया ईटा। परसेंटेज एरर निकालने के लिए बेटे हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी, तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू थी 7.7 इंटू 10⁻11, लेकिन जो कैलकुलेट हो गया अभी आपने पिछली स्लाइड में ये देखी वो 7.6 थी। तो इसका एरर कैलकुलेट किया वो जस्ट 1.3% आया। इट्स नॉट अ बिग डील, इतना ज्यादा नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ये निकला बेटे 7.6 इंटू 10⁻11 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे जरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करके मुझे दीजिएगा असाइनमेंट्स में। और एवरेज जो हमारे पास परसेंटेज एरर निकला बेटे 1.3%। ये एक फिगर हमेशा की तरह मैंने आपके सहूलत के लिए दी, इसको समझे। राइट साइड पे एक स्टेनलेस स्टील का मटेरियल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने कुछ लोड यानी वेट रखा हुआ है। तो आपने देखा वो इस तरह से झुक रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड पे हमने एक फाइन क्वालिटी की सिरामिक्स जो एल्यूमिना से बनी है वो रखी हुई है, उस पे लोड डाला तो ये आपने देखा सस्टेन किया हुआ है। इट इज बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी, ठीक है, वो हिला भी नहीं अपनी जगह से। इसका मतलब है कि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिना के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में फर्क है। कितना फर्क है ये आप मुझे बताएंगे अपनी असाइनमेंट्स में। थैंक यू।